कोर्स है इसका, अब्यूज एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन 2017, यूएस बेस्ड रिसर्च है। ऑल्दो पाकिस्तान में भी ऐसी रिसर्च ज़रूर हुई हैं, लेकिन ये जो एक डाटा है ये शो ये कर रहा है कि जो डिप्रेशन है वो दुनिया में एक 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 हकीकत है, प्रेवलेंट है, ज़रूर मौजूद है। और लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आखिर में लिखी हुई है नीचे, वो ये है कि those who identify as spiritual or religious are 60% less likely to become depressed than the general population. तो और ये जो एक और स्टडी थी जो हमने पिछली दफ़ा भी वैसे इसके बारे में बात की कि लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो समझते नहीं कि वो डिप्रेशन में है और उसका इलाज भी नहीं कराते। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की जो रिसर्च है उसमें इन्होंने कहा कि स्टडी है, उन्होंने कहा कि 1 in 5 डिप्रेस्ड एडल्ट्स परस्यू ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। सो इसका रुझान भी बहुत कम है लोगों में कि एक तो ये कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेस हैं, और जब पता ही नहीं होता तो वो फिर उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं कराते। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको डिप्रेशन को के बारे में कहती है कि इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड एंड इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। तो डिप्रेशन जो है वो बहुत सारी और बीमारियों का एक रूट कॉज भी हो सकता है। खैर मेरा अपना ख्याल है ये चीज़ें पढ़ने के बाद। इसमें इसके हवाले से मैं अब डॉक्टर आयशा को एक और, खैर मैं एक रिसर्च आपसे पहले शेयर कर लूँ, उसके ऊपर फिर हम डॉक्टर आयशा का कमेंट और उनकी स्टडी और उनके हवाले से पूछते हैं। ये एक जर्नल ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ की एक स्टडी थी 2011 में। उन्होंने 1 लाख खवातीन को स्टडी किया और उसके बारे में उन्होंने ये जाना कि उसमें से 56% जो चर्च गोर्स थी, जो रेगुलरली चर्च जाती थी, वो 56% ज्यादा पुरुमीद थी, ऑप्टिमिस्टिक थी उनके मुकाबले में जो कि रेगुलरली चर्च में नहीं जाती थी खवातीन। तो यहाँ से ये एक हमारा मफरूज़ा है कि वो लोग जो कि ईमान जिनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, या जो कि ज़्यादा फेथफुल हैं, या फेथ है उनके अंदर जो डिप्रेशन के एपिसोड्स हैं मुकाबलतन कम होते हैं, वो ज़्यादा पुरुमीद होते हैं, और उनके मुकाबले में जो कि उतनी फेथ या उनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उतनी ज़्यादा नहीं होती। सो डॉक्टर आयशा, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? मैं एग्री करूंगी बिल्कुल। आई थिंक इट्स क्वाइट रियल, और अब तो रिसर्च भी काफ़ी आनी शुरू हो गई है। बल्कि पहले भी अगर आप अब तो ये आपने कुछ जगहों से जो ढूंढी हैं रिसर्च, उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो वैसे भी साइकोलॉजी की आप ट्रीटमेंट होती है, टॉकिंग ट्रीटमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो इंसान की अपनी उसको आप अवेयरनेस को जगाने की कोशिश करते हैं। और वो सारी चीज़ें तो अब उसके साथ लिंक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया है। तो मैंने भी जब प्रैक्टिस और अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी, उस वक़्त से ही मुझे यही लगता है कि हम लोग जो साइकोलॉजिकल बेसिस देख ढूँढते हैं जब, तो आपके फेथ का, आपकी अर्ली डेवलपमेंट का और इन सारी चीज़ों का काफ़ी रोल होता है आपकी थॉट प्रोसेसेस में, कि किस तरह से आप सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बनने में, कि आप किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, किस तरह से फील करते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अर्ली उसमें होती हैं, और अगर उस एज में आपको एक अच्छी बैकग्राउंड सॉलिड मिले, तो उससे आपकी रेजिलियंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो अम, अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमारे पेरेंट्स जो थे, मेरे अम्मी और अब्बू दोनों, वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो आजकल की रिसर्च आ रही है कि जिस तरह ग्रेटिट्यूड है, फॉरगिवनेस है, एम्पैथी और कंपैशन विद अदर्स है, एंड कंटेंटमेंट विद व्हाट आपको अल्लाह ने जिस तरह की भी आपको तकालीफ दी हैं, उनके ऊपर खुश रहना और राजी रहने, ये उनकी बहुत बड़ी वो थी। दैट्स हाउ
that was their way of life. तो इसको लेके जब आप बचपन से ये देख रहे होते हैं, तो फिर जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की और मैंने उसमें साइकोलॉजी में मेरी हायर ट्रेनिंग में जब मैं कार्डिफ में कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया साइकोलॉजी में। उनसे हम इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक डिस्कशन फोरम होता है कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप उससे पूछते हैं कि भाई आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने रिलीजियस हैं। तो फिर डिपेंडिंग ऑन, कई लोग ये भी कहते हैं कि दे डोंट, तो फिर उनसे मैं तो ये कहती हूँ कि विल यू लाइक टू ट्राई, कि उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे आप। तो कई लोग कहते हैं कि हाँ हमने बड़े सालों से नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमने बाकी सब चीजें ट्राई कर ली हैं, तो दे आर मैनी ऑफ देम आर क्वाइट विलिंग टू ट्राई। तो ये मेरी असेसमेंट का एक रेगुलर पार्ट होता है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो है वो लोगों की डायमेंशन को चेक करना, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा आपको एवेन्यू दे देती है जिस पे आप काम कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखना ये है ना कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उसमें जब वो हमारे पास एक प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो उसमें से कितनी चीज़ों पे उनका कंट्रोल है, कितनी पे नहीं है, और किस तरह से वो उन पे जहाँ जिस भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे वो हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जिस भी स्टेज पे हैं वहां से वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो ये उनको याद दिलाना जरूरी होता है कि ये भी एक डायमेंशन है जिसपे काम काफी किया जा सकता है। और उसमें सबसे ज्यादा जो बिलीवर्स का पहले से वो होता है, क्योंकि उनकी ये जो आप फाइंडिंग मीनिंग वाली बात है, ये इसमें ये आ जाती है एक्सेप्टेंस के। बिलीवर्स जो होते हैं वो दे एक्सेप्ट कि हमें जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो, मेंटल इलनेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस या डिफिकल्टीज हो, या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हार्डशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो लॉसेस हो, लॉस ऑफ लव्ड वंस हो, या लॉस ऑफ इनकम है, लॉस ऑफ जॉब है, लॉस ऑफ रोल्स है, लॉस ऑफ स्टेटस है। तो दे वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं कि जिंदगी में टेस्ट आने हैं, और जब कोई टेस्ट आता है तो वो उसको दे ट्राई टू सी के ये क्यों मेरे पे आया है टेस्ट। क्या रिलेशनशिप इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि मेरे अंदर प्राइड बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी ये स्पिरिचुअल हेल्थ में एक बहुत ही मेन फैक्टर है आपका आपकी ईगो और आपका प्राइड। क्या इसकी वजह से मैं ये देख नहीं पा रहा कि मेरी गलतियां क्या हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं वो तो सारी की सारी आपके अंदर है। इसीलिए स्पिरिचुअल जो आपकी डायमेंशन है वो उसमें आप बाहर देखने के बजाय अंदर देखने की तरफ तवज्जो देते हैं ज्यादा। और इससे ये जो तरीका है अपनी डिफिकल्टीज को देखने का, ये साइकोलॉजी इज एग्जैक्टली द सेम एज स्पिरिचुअल। कि मैं जब ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग भी मुझे इसीलिए साइकोलॉजी मेरा इट्स मैं वैसे तो साइकाइट्रिस्ट हूँ, आपको पता है कि डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा स्पेशल इंटरेस्ट वो हमेशा साइकोलॉजी में रहा है। क्योंकि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया तो वो भी मेरा साइकोलॉजी में था, और उसके बाद फिर जब मेरी कार्डिफ में मेरी ट्रेनिंग रोटेशन थी, उसके बाद मैं जब ऑक्सफोर्ड शिफ्ट हुई तो मेरी वहाँ पे जो ट्रेनिंग रोटेशन में मेरी शिफ्टिंग हो गई, वहाँ से मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही थी। तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ हमारा लिंक था, हमारी जो मेंटल हेल्थ ट्रस्ट का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जो रिसर्च का बहुत बड़ा सेंटर है, जो सारी दुनिया को लीड करते हैं रिसर्च। तो उनसे मेरा काफ़ी राब्ता रहा, मेरी सारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की ट्रेनिंग भी वहीं पे हुई।
और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि जो वहाँ के कंसल्टेंट, जो मेरे कंसल्टेंट जिनके साथ मैंने काफ़ी देर काम किया, वो प्रोफेसर एकेडमिक साइड पे हाफ टाइम उनका काम होता था। तो इसलिए जब इतने ज़्यादा मेरा इन टच में रही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की रिसर्च के साथ, तो उसमें मैंने देखा, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें रोल था इसका। एक्सक्यूज मी, फोन में बंद कर दूं। हमारे घर में काफी ज्यादा पहले से, क्योंकि मेरे अंदर वो मेरी अर्ली डेवलपमेंट में चीजें थी, तो मैंने फॉरन इट क्लिक टू मी कि ये जो बिहेवियरल थेरेपीज हैं, इट इज सो इन अलाइनमेंट विद आवर बेसिक टीचिंग्स। जो बातें हमारे माँ बाप हमें बताते थे, जिस तरह से वो करते थे, वो आज वो रिसर्च वहाँ पे कर रहे हैं। आज तो नहीं, जो कब मैं थी ऑक्सफोर्ड में, आई थिंक आई वाज देयर इन 2000 एंड फ्रॉम 2006 टू 2008, उस वक्त वो रिसर्च जो कर रहे थे, उससे उन्होंने देखा कि जो आपके बिहेवियर्स हैं, दे आर द मोस्ट इम्यूनेबल टू चेंज। जितने भी आप डिप्रेस हो, सबसे पहले आपने बिहेवियर पे काम करना है, और बिहेवियर जब आपका चेंज हो जाता है, जो ये आपके रिचुअल्स हैं सारे, तो उसके साथ आपकी थॉट्स भी बेहतर हो जाती हैं, आपके फीलिंग और इमोशंस भी बेहतर होते हैं, और आपके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो भी बेहतर होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। डेफिनेटली थॉट्स भी वैसे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, नो डाउट, लेकिन बिहेवियर भी इन टर्न थॉट्स को अफेक्ट करता है। तो जो हमारा रिलीजन बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है कि आपने अपने बिहेवियर्स का, आपको पहले से एक टेम्पलेट उसने दे दिया है, उस पे काम करने से आपकी थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो डेफिनेटली कम होती हैं। आपका जो इमोशंस और फीलिंग डेफिनेटली बेहतर होते हैं। कि आपने उठ के, अगर नमाज को ही ले लेते हैं आप, तो जो बहुत से टेनेंट्स हैं डिप्रेशन के अंदर जो आते हैं, कि आपने उठ के अपना ख्याल रखना है, सेल्फ केयर करनी है, आपको उसके लिए ज़ाहिर है कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, नहा धो के आप साफ सुथरे रहेंगे, तो फिर आप जाके नमाज पढ़ेंगे, तो वो उसमें कई वो कवर हो जाते हैं। और अगर उठ के आप ये रेगुलरली ये काम करेंगे, तो बहुत परसेंटेज काफी हद तक आपकी थॉट्स और फीलिंग्स भी उन एरियाज ऑफ वो टाइम में बेहतर होंगी, और फिर उस पे आप वर्क करते करते उसको बेहतर बनाएंगे। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो अब रिसर्चेस हो रही हैं, और अब एक थर्ड वेव आ गई है। आपने अगर और भी कुछ कहना तो कहने में बहुत लंबा बोल रही हूँ। तो वो थर्ड वेव के बारे में बाद में बात करूंगी। अच्छा, नहीं, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये फेथ का इतना बड़ा रोल है, एक पाकिस्तान में तो 100% लोग ही फेथफुल हैं, मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सारे के सारे ही 98% तो मुसलमान हैं, उसके अलावा क्रिश्चियंस हैं, चंद एक हिंदू हैं, और बाकी रिलीजन तो खैर है ही नहीं यहाँ पे इतने ज़्यादा। ज्यूज़ तो बहुत ही छोटे 1000 के करीब तो ज्यूज़ हमने स्टडी किया था, वो भी यहाँ पे हैं, लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो कि मतलब किसी ना किसी रिलीजन से या फेथ से बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद डिप्रेशन पाकिस्तान में भी है, बहुत सारी है और बढ़ती चली जा रही है। तो फिर फेथ का ताल्लुक इसके हवाले से क्या होगा कि पाकिस्तान में तो 100% लोग ही हैं जो कि फेथफुल हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन है, तो इसको किस तरह से फिर लिंक करेंगे फेथ और डिप्रेशन? It's a very interesting way of looking at things. लेकिन मैं जिसे इसको देखती हूँ वो ये है कि फेथ का होना मुसीबतों को आने से रोक तो नहीं सकता। ये तो बीमारियां हैं सब, और बीमारियों के खिलाफ आप एक हद तक ही कोशिश कर सकते हैं, जितना आपके कंट्रोल में है। बहुत से फैक्टर आउट ऑफ योर कंट्रोल है। उसमें आप आपका काम ये है कि आप जितना कर सकते हैं वो करते रहें। बाकी ये भी फेथ ये आपको बताता है कि मुसीबतें तो आएंगी, बीमारियां तो आएंगी। आप ये नहीं हो सकता कि आपको अगर कोई बीमारी आ रही है तो इसका मतलब है आपका फेथ कमजोर है।
कोई मसले पैदा हो रहे हैं जिंदगी में, तो ये तो आपको टेस्ट तो किया जाएगा ना। ये तो हमारा फर्स्ट वो है। और इससे मैं रिलेटेड आपको बताती हूँ कि जो अब थर्ड वेव आ रही है, पिछले 10-20 सालों में जो सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है वो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के ऊपर हुई है। और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट का जो पहला उसका है, जिसके ऊपर वो बिल्ड अप हुई है थेरेपी नई, और जिसके बारे में रिसर्च अब तक 200 से ज्यादा जो है वो एविडेंस, इसके रिसर्चेस हो चुकी हैं इसके ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि वो पहला जो है एक्सेप्टेंस है, कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो आपने उसको एक्सेप्ट सबसे पहले करना है कि हाँ ये बात की एक्सेप्टेंस कि हाँ इस दुनिया में हमारे साथ काफी जो भी किसी की भी लाइफ में जरूर कोई ना कोई ऐसी मराहिल आएंगे जिनमें जो हमें बहुत मुश्किल लगेंगे। जो मैंने सारी बातें पहले की, उसमें इलनेस ले लें, लॉसेस ले लें, प्रॉब्लम्स, और भी 10 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह बच्चे हैं अब जो जो पैदा ही बीमारियों के साथ होते हैं, तो ये तो नहीं आप कह सकते उन बेचारों का फेथ कमजोर था इसलिए उनको कोई बीमारी लगी है। तो बीमारियां तो एक पार्ट ऑफ लाइफ हैं। तो और इसके साथ, इसके अलावा और भी ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये जलजले, ये सैलाब, ये वबाएं फैलना या वॉर है। तो ये सब को पहले आपने ये एक्सेप्ट करना है कि इस दुनिया में ये सब कुछ होगा। तो ये पहला जो है उनका वो होता है कि आप पहले ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपके साथ जो भी हुआ है ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, और आपके साथ कुछ ना कुछ तो होना ही था इस दुनिया में। कोई ना कोई टेस्ट तो आना था, और उस टेस्ट को अगर आप चैलेंज के तौर पे लेंगे और कुछ देखेंगे कि उसमें से कितना हिस्सा आपका है उसमें, और कितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। तो ये जब इसको आप थर्ड वेव ऑफ साइकोथेरेपीज कह रहे हैं, क्योंकि ये पहली दो आहिस्ता आहिस्ता जो रिसर्च भी होती आई है, तो ये जैसे जैसे साइकोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे वो रिलीजन के और भी करीब आती जा रही है। कि आप पहले एक्सेप्ट करेंगे और फिर एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। फिर कमिटमेंट आपकी ये होगी कि आपने वो सब कुछ करते रहना है जो आपके कंट्रोल में है। तो जो चीजें आप कर सकेंगे वो आप डेफिनेटली करते रहेंगे, और अपने वैल्यूज की बेस पे करेंगे, वो अपनी फीलिंग्स या इमोशंस की बेस पे नहीं करेंगे उसको। एज ए सॉर्ट ऑफ रिसर्च तो मैंने रिसेंटली मेरी नजर नहीं पड़ी, लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द नजर आता है काफी। और जो बातें आपने की हैं वो आई विल सेकंड दैट, कि कई दफा लोग जो है वो इसको लेकर अपनी मसाइल बढ़ा लेते हैं। और वो तो इंडिविजुअल किसी की वो देख के ही आपको यूजुअली पता चलता है। उसमें बहुत सी स्टोरीज होती हैं, तरह तरह की हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा पेशेंट्स देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इतनी ज्यादा स्टोरीज सुनते हैं। तो अब मेरा ख्याल है मैं बहुत ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि वो फिर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो फेथ को ले रही हैं। अगर आपकी एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी है और आप उसमें आप फेथ को भी ले आते हैं और आप वो करना चाहते हैं, आप हर चीज ही ऑब्सेसिवली करते हैं। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो आप फिर फेथ में भी बहुत परफेक्शनिस्ट होना चाहेंगे। अगर आप पैरानॉइड हैं तो फिर आपको लगेगा कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है जो तकदीर ने कर दी है। और तो वो इसकी बहुत सी डायमेंशंस हो सकती हैं, हाउ इट कैन हॉन्ट यू। तो वो उसमें कसूर फेथ का नहीं होता। और कई लोग वो फिर पॉलिटिक्स में ले आते हैं, फिर और भी आपको पता है कितनी खराबियां कई लोग पैदा करते हैं, फसाद दुनिया में जो फैलाते हैं फेथ का नाम लेके। तो ये तो एक बहुत ही एक अलग टॉपिक है जो इट मेरिट्स
further बिल्कुल, consideration. बहुत अच्छा किया आपने। ये जो चंद चीज़ें हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस की, इसको हम अगले प्रोग्राम में आगे लेके चलेंगे। और आज हमारा जो ख़ास एक टॉपिक था वो फेथ के हवाले से था, और इसमें हमें जो इसका जो टेक होम है वो ये जो 2 चीज़ें हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि फेथ का होना इन इटसेल्फ एक सपोर्ट करता है इस आर्गुमेंट को कि वो लोग जो कि जिनका ईमान स्ट्रॉन्ग है, जिनका जो रेगुलर प्रैक्टिसेस में है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में रेगुलर हैं, उनके अंदर जो डिप्रेशन के जो एपिसोड्स हैं वो मुकाबलतन उन लोगों के जो कि बिल्कुल इससे दूर हैं या कम हैं इसमें, उनमें एपिसोड कम होते हैं। और अगर आप कभी आ भी जाते हैं और कभी होते हैं तो वो उनके पास उसकी कोई ना कोई निकलने की राह उनके पास मौजूद होती है। वो लोग जिनको रिलीजियस प्रैक्टिसेस और जिनके अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, गो के बाकियों के पास भी हैं लेकिन इनके पास ज़रा ज़्यादा होती है। तो एक बड़ी आउटलाइन बात जो कि जिसको अंडरलाइन हम कर सकते हैं वो ये है कि उनके अंदर उम्मीद का पहलू ज़्यादा होता है, जो लोग ज़्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल हैं, और जिसका कुरान में ऑफ कोर्स बहुत जिक्र है और जिसका बाकी जो किताबें हैं उनके अंदर भी जिक्र है, तो वो ज़्यादा होपफुल होते हैं। और होप जो है वो डिप्रेशन से निकलने में और डिप्रेशन पे का मुकाबला करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। सो बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में शामिल होने का, और हम अगले प्रोग्राम में इसी टॉपिक को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में और आगे लेके चलेंगे। Thank you. Thank you very much.